जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब लग चुका है वीडियो का एग्ज़ाम, डेट भी आ चुकी है। इसी वजह से दोस्तों मैं रेगुलर आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको जीके और हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट में संपूर्ण वीडियो मिलने वाली हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हम शुरू भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हमारे चैनल पर तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे, वहाँ हमने बना दिया है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम संपूर्ण कोर्स, कंप्लीट कोर्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको सारी सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी। या फिर आप सीधा हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, वहाँ लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने हर चीज़ पढ़ाया है। और आज आपको बता दें, ये तीसरी वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास की, और ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये केवल यही नहीं कि आपके वीडियो के लिए हो, ये जूनियर असिस्टेंट होगा, आने वाली आगामी पुलिस जो आपके यूपी पुलिस है उसके लिए भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज आपको हम बताएंगे आदिकालीन, देखिए आदिकाल के बारे में हम पढ़ रहे थे, आदिकाल का नामकरण हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे आदिकालीन काव्य धाराएं। आपको बता दें कि आदिकालीन काव्य धाराओं को हम निम्नलिखित तरीके से बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे आपको पता होगा रासो साहित्य, रासो साहित्य दोस्तों इसको चारण साहित्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राजा के यहाँ दोस्तों क्या होता था, दरबारी होते थे, ठीक है, जो उनके चरणों में रहते थे और उनके साहित्यों की रचना करते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रास साहित्य, जो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित साहित्य था, उसको हम रास साहित्य के नाम जानते हैं। किससे दोस्तों? रास साहित्य के नाम से जानते हैं जैन साहित्य को। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य दोस्तों कौन थे? तो बौद्ध साहित्य को ही दोस्तों सिद्ध साहित्य कहा गया। ठीक है, उसके बाद नाथ साहित्य दोस्तों, जो शैव साहित्य थे दोस्तों उसको नाथ साहित्य कहा गया। उसके बाद लौकिक साहित्य और अपभ्रंश साहित्य, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी की केवल हम बात करेंगे, ज्यादा आपको डिटेल्ड में लेकर के नहीं चलेंगे। डिटेल में चाहिए दोस्तों तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, हमारी 12 घंटे की मैराथन वाली वीडियो, उसमें हमने संपूर्ण पूरा का पूरा दोस्तों इतिहास, ठीक है, संपूर्ण इतिहास हमने पढ़ाया है। आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान आरबीएल संपूर्ण हिंदी साहित्य मैराथन। ठीक है, चलिए 12 घंटे मिल जाएगा आपको, एक 4 घंटे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम पहले शुरू करें दोस्तों रासो साहित्य, जिसको हम चारण साहित्य कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा के अंतर्गत किया है। और देखिए ये याद रखिएगा क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई में कि आपसे पूछेगा वीर गीत परंपरा। ठीक है, वीर गीत आपको पता है, जो वीर गीत होते हैं मतलब जो वीर रस के गीत होते हैं, उस परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो बीसल देव रासो है। ठीक है, याद रखेगा। अब देखिए रासो साहित्य की विशेषता, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके 4 से 5 जो रासो है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला खुमान रासो दोस्तों किसकी रचना है? तो किसकी है दोस्तों? दलपत विजय की। ठीक है, क्या है दोस्तों? खुमान। देखिए किसी चीज का खुमान चढ़ता है ना, कि आपके मतलब कि दिमाग पे पूरा खुमान चढ़ा ना, इस चीज के पीछे आप पागल एकदम खुमान चढ़ गया। खुमान मतलब क्या? किसके पीछे? विजय के पीछे ना, यानी जीत के पीछे। तो याद रख लेंगे, खुमान किसकी रचना है? विजय की। ठीक है, याद रखिएगा। बीसल देव रासो, ठीक है, बीसल देव है ना दोस्तों, याद रखिएगा। देव क्या होते दोस्तों? नर होते हैं। ठीक है, देव क्या होते हैं? नर होते हैं, याद रखिएगा। तो बीसल देव, देव आ गया दोस्तों, तो याद रखिएगा नरपति नाल है। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। परमाल रासो, परमाल रासो दोस्तों जगनिक। ठीक है, जगनिक दोस्तों, आपको पता है आपके पास अगर कोई माल होगा, ठीक है, माल मतलब रुपया पैसा, दूसरा अर्थ मत निकालना। ठीक है, माल होगा तो उसकी रक्षा आप कैसे करें दोस्तों? दिन भर जाग के। तो जगनिक, ठीक है, यार रखिएगा जगनिक। और पृथ्वी राज रासो चंद बरदाई, इसको तो सबको पता है दोस्तों, ये भूलने वाली चीज ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या? पृथ्वी राज रासो दोस्तों चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं। और हम्मीर रासो दोस्तों सारंगधर की। ये आपको बस ये 5 आपको याद रखने हैं। क्या? 5 याद रखने। देखिए सिर पे खुमान किस चीज का चढ़ता है दोस्तों? विजय पाने का। ठीक है, अगर दोस्तों आप देखिए देव कैसे होते हैं, देव देखिए नर जो होते हैं वो देव होते हैं ना,
पति, देखिए देवपति को भी बोलते हैं ना, तो पति याद रख लेंगे, कैसे भी करके याद रख लेंगे दोस्तों। देव किसको बोलते हैं, देव है ना, हमारे देव हैं यानी कि पति को, है ना। चलिए परमाल रासो, देखिए अगर आपके पास माल है दोस्तों तो आप उसके जाग करके रक्षा करेंगे, है ना। और दोस्तों पृथ्वी रासो ये तो आपको पता है। और हमीर देव दोस्तों सारंगधर, ठीक है। हमीर देव दोस्तों क्या होता है, सारंगधर की है। बाकी दोस्तों आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। विजयपाल रासो, नलदेव नल सिंह की, है ना। राम रासो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये आपके ये मुख्य 5 आपको याद रखने हैं। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनके बारे में बात कर लूं तो इन्हीं 5 के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूं आपसे, देखिए खुमार रासो दलपत विजय, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुतों बार पूछा गया। आपको बता दें खुमार रासो है ना 9वीं शताब्दी को रासो साहित्य की पहली रचना मानी। आपसे पूछेगा कि रासो साहित्य की पहली रचना कौन सी है, तो खुमार रासो, यानी जो रासो साहित्य हम पढ़े इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो खुमार रासो लिखा गया। आपको बता दें कि खुमार रासो को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा। दोस्तों जय काव्य क्या होता है, जयकारा जो लगाते हैं, तो यार दोस्तों याद रखेंगे कि खुमार रासो जो कि हिंदी के रासो साहित्य की पहली रचना, वही दोस्तों प्रथम जय काव्य भी है। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों किसका वर्णन है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि खुमार रासो में बप्पा रावल से लेकर के दोस्तों राज सिंह तक का वर्णन किया गया है, परंतु खुमार शासक का अत्यधिक वर्णन होने के कारण दोस्तों इसका नाम खुमार रासो पड़ा है, ठीक है। 3 खुमार थे दोस्तों, आपको बता चित्तौड़ में खुमार नाम के 3 शासक हुए। तो दोस्तों खुमार द्वितीय का इसमें वर्णन मिलता है। कौन कौन से, देखिए खुमार प्रथम हुए इनकी, और दोस्तों इन खुमार जो द्वितीय है इनका वर्णन इसमें मिला है। इसमें खुमार द्वितीय और बगदाद के खलीफा अल मामू के मध्य युद्ध का चित्रण किया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए बीसल देव रासो याद रखेंगे दोस्तों, बीसल देव रासो इसकी रचना दोस्तों 1155 के आसपास हुई। नरपति नाल है ना दोस्तों, याद रखेंगे नरपति नाल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके रचयिता दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको ये चीज याद रखना दोस्तों, इसमें बता दें क्या है कि अजमेर के चौहान शासक बीसल देव तृतीय, जिनको हम विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं, तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन दोस्तों याद रखिएगा। इसमें दोस्तों ये इससे क्या पूछेगा, तो हिंदी साहित्य के प्रथम 12 मासा वर्णन बीसल देव रासो को कहा जाता है। देखिए 12 मासा वर्णन दोस्तों क्या होता है, बीसल देव रासो। आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले दोस्तों 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में किया गया, तो बीसल देव रासो में। 12 मासा क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि मान लिया दोस्तों 2 प्रेमी प्रेम का है, या पति पत्नी है, या दोस्तों नायक नायिका है, और दोनों दोस्तों एक दूसरे से अलग है। क्या है दोस्तों, एक दूसरे से अलग रह करके पूरे 12 महीने बिताती हैं, और मतलब कि बहुत ही कठिनाई से कि हमारे पति मेरे साथ नहीं है दोस्तों। जो एक प्रेमी प्रेम का, मान लो दोस्तों एक बहुत ही सच्चे प्रेमी प्रेमिका हैं, उनको दोस्तों अगर 12 महीने उनसे अलग रख दिया जाए तो उनके दिल में क्या उलझन रहती है, क्या कठिनाई रहती है, उसका वर्णन किया गया। उसे हम 12 मासा यानी 12 महीने वाला वर्णन कहते हैं। चलिए और आपको बता दें साथियों, याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासो को हिंदी साहित्य की वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना मानी। वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सी है, बीसल देव रासो। दोस्तों बीसल से 12 मासा ना, बा से बीसल, बा से 12 मासा वर्णन किया गया है, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इसमें दोस्तों 4 खंडों का वर्णन किया गया है, ठीक है। बीसल देव रासो को 4 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में क्या है, बीसल देव और राजमती, दोस्तों राजमती जो मतलब नायक नायिका, इनका विवाह का वर्णन है। और दोस्तों द्वितीय खंड में क्या होता है कि राजमती के किसी कथन से गुस्सा होकर बीसल देव दोस्तों उड़ीसा जाने का निर्णय लेते हैं। आपको बता दें कि राजमती जो होती हैं, ठीक है, वो पत्नी होती है, और बीसल देव क्या होते हैं, पति होते हैं दोस्तों, ठीक है। राजा और ये राजकुमारी कह सकते हैं, रानी कह सकते हैं ना। तो इनके बीच दोस्तों कोई, देखिए लड़कियां कुछ भी बोल देती ना, तो राजमती ने कुछ कथन ऐसा बोल दिया जिससे बीसल देव गुस्सा होकर दोस्तों वो छोड़ छाड़ के चले गए, इनको उड़ीसा चले गए। अब देखिए तृतीय खंड में क्या होता है दोस्तों, तृतीय खंड में ही दोस्तों राजमती के वियोग का वर्णन, यानी यहीं पर दोस्तों पूरे 12 महीने 12 मासा वियोग का वर्णन किया गया तृतीय खंड में। और चतुर्थ खंड में क्या होता है दोस्तों कि भोर परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना तथा बीसल देव के उड़ीसा वापस आने पर दोस्तों दोनों का पुनर्मिलन होता है, दोस्तों दोबारा से मिल जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद है, केवल आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं वो याद रखिएगा। अब परमाल रासो जगनी दोस्तों, इसे ही आल्हा है, आल्हा के नाम जानते हो ना, ये वही चीज है। तो आपको याद रखना आल्हा क्या है दोस्तों, तो आल्हा रचयिता पूछे जगनी बता देना, या फिर आल्हा क्या है तो परमाल रासो दोस्तों, ये मतलब इसी का एक खंड आल्हा भी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
है ना। आप देखिए इस रचना में कलिंजर के राजा परमर देव जो थे, है ना, उनके दो दोस्तों क्या थे, सरदार थे, वीर सरदार थे, आल्हा और उदल, उनका चित्रण किया गया है और दोनों महोबा के थे दोस्तों। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कलिंजर किला कहाँ है, कालिंजर किला, है ना, कालिंजर किला जानते कहाँ है, कालिंजर किला कहाँ है, तो बांदा में है साथियों। कालिंजर किला बहुत इंपॉर्टेंट है और बांदा में कालिंजर मेला लगता है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों। तो आलाखंड इसी का नाम है परमाल रासो, ठीक है, क्या परमाल रासो। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये आल्हा है ना, ये दोस्तों अपने यूपी के बुंदेलखंड हो गया, महोबा हो गया, बैसवाड़ा के आसपास दोस्तों वर्षा ऋतु में गाया जाता है और ये वीर रस का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था कि कहाँ गाया था दोस्तों आल्हा, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पृथ्वीराज रासो, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है पृथ्वीराज रासो जी। देखिए आपके वीडियो में भी पूछा गया 2016 में और यूपीएसआई में भी पूछा गया, बहुत जगह पूछा गया, आप कहां कहां बताएंगे, ठीक है। देखिए पृथ्वीराज रासो रचना किसने की, चंद्रबरदाई, ठीक है। टोटल दोस्तों 69 सर्ग हैं इसमें, सर्ग मतलब समय, मतलब सर्ग कह सकते हैं जितना पार्ट है ना, और उसमें मैं बता दूं आपको कि 69 समय में से दोस्तों इनके जो पार्ट है ना, इनको समय कहते थे ना। 61 सर्गों दोस्तों चंद्रबरदाई ने लिखा। अब देखिए चंद्रबरदाई दोस्तों आपको पता है कि ये चले आते हैं, ठीक है। तो इनके पुत्र, बाकी बचे हुए 8 जो सर्ग थे, इनके पुत्र जल्हड़ द्वारा इनकी रचना की जाती है दोस्तों। ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया, तो चंद्रबरदाई। इसीलिए दोस्तों ये अगर महाकाव्य है तो इसको लिखने वाले महाकवि होंगे, तो हिंदी के प्रथम महाकवि कौन होंगे, चंद्रबरदाई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें कि पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। अकेले दोस्तों पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कुछ प्रमुख हैं, जैसे कवित्व हो गया, छप्पर हो गया, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। इसलिए दोस्तों इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छंदों का अजायब घर कहा। किसको कहा छंदों का अजायब घर दोस्तों, तो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर किसने कहा, तो आपको बताना है किसने कहा है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आपको बता दें कि छप्पय चंद्रबरदाई का प्रेषण था, इसलिए नामवर सिंह ने इन्हें छप्पय का बादशाह भी कहा है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। आपसे पूछेगा कि रामचंद्रिका किसकी रचना, तो आप बताइए केशवदास। दोस्तों केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा, तथा काव्य शास्त्र का अजायब घर रामचरितमानस को दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने कहा ना। काव्य शास्त्र का अजायब घर किसको कहते हैं, रामचरितमानस को। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो ये याद रखेगा किसकी है, केशवदास की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अब देखिए जो ये आपका पृथ्वीराज रासो दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो कनवज युद्ध है, और सबसे छोटा सर्ग है पद्मावती समय, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ज्यादा आपको इसके नायक कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों, आप जानते होंगे इनको, है ना, इन पे मूवी भी बनी है, बहुत अच्छे से आप सभी जानते होंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, हम्मीर रासो, जिसको सारंगदेव ने लिखा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अब देखिए आपको बता दें कि इसकी रचना दोस्तों, इस रचना में दोस्तों रणथंभौर के हम्मीर देव शासक थे, चौहान थे, और दिल्ली में सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हम्मीर रासो के बारे में याद रखें। और विजय पाल रासो नल्ल सिंह भट्ट की है दोस्तों, ठीक है। करौली के राजा विजयपाल तथा पंग देश के राजा के मध्य दोस्तों युद्ध का वर्णन किया गया है, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, आई होप बहुत अच्छे से आप इनको समझ रहे होंगे रासो से। अब देखिए सिद्ध साहित्य की बात करूं दोस्तों, इसको बौद्ध साहित्य कहते हैं। देखिए आपको पता है कि बौद्ध में जो दोस्तों होता ना, बौद्ध में, तो बौद्ध में दोस्तों ये 2 भागों में बटा था, आपको पता होगा, हीनयान और महायान। और दोस्तों हीनयान महायान 2 बटा, फिर दोस्तों महायान भी 2 शाखाओं में बढ़ता है, एक सहजयान एक वज्रयान। दोस्तों जो वज्रयान के उपासक थे ना, जो वज्रयान के कवि थे दोस्तों, उनके द्वारा अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार साहित्य के माध्यम से किया गया था, उसको सिद्ध साहित्य कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, आपको पता होगा बौद्ध धर्म के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो बौद्ध धर्म दोस्तों 2 भागों में बढ़ता है, ठीक है, हीनयान और महायान के बारे में। फिर दोस्तों महायान जो है 2 भागों में बढ़ता है, सहजयान जो थोड़ा सरलता से रहते थे सहजयान, और जो दोस्तों बहुत ही कठोरता से दोस्तों जीवन यापन करते थे उनको वज्रयान कहते थे। और जो वज्रयान के जो कवि थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों अपने धर्म का प्रचार प्रसार दोस्तों जन जन तक पहुंचाया साहित्य के माध्यम से, और वो साहित्य दोस्तों सिद्ध साहित्य के नाम से विकसित हुई, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसमें आपको ज्यादा कुछ तो जानना नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए ये चीज याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धों के बारे में
विस्तृत जानकारी सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन द्वारा दी गई थी, कहाँ, हिंदी काव्य धारा में। ठीक है, और आपको बता दें कि देखिए राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहपा से माना है। आपको बताया ना हमने कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कईयों बार। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और फिर भी पूछे जाने की संभावना दोस्तों। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार दोस्तों, सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। या फिर दोस्तों ऐसे पूछ ले हिंदी के प्रथम कवि, तब भी आप सरहपा बताएंगे। और आपको बता दें कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी, 84 मानी। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। वैसे दोस्तों इनके आपको नाम याद नहीं करने, ये नाम लिखे हैं, कभी समय मिले तो आप आराम से इनको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए एक चीज समझिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे मगर समझ लीजिएगा। देखिए 5 सिद्ध जो सिद्ध साहित्य और ना साहित्य दोनों में गिने आते हैं, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरपा और चरपटनाथ, नागार्जुन और गोरखनाथ। और दोस्तों 84 सिद्धों में ना 4 महिलाएं भी थी, 4 महिला सिद्ध भी थी, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनकलफा और मेखलफा, है ना, ये चीज याद रखेगा। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया दोस्तों। अब इनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए सिद्धों का अगर कालक्रम देखें तो पहले दोस्तों सरहपा आए, फिर लुइपा, फिर सवरपा, फिर कण्हपा, फिर डोम्बिपा। ठीक है, सरहपा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। देखिए इन अपर सरहपा की बात करते हैं दोस्तों, ये बांग्ला भाषा के पहले कवि माने थे। क्या, देखिए डॉक्टर वी भट्टाचार्य के अनुसार इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं, किसको, सरहपा को। और दोस्तों इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ये यूपीएससी में पूछा गया है। आपको बता दें इन्हें आदि सिद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि सिद्ध, क्योंकि सबसे पहले ये हुए, सबसे पुराने थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो धर्मपाल थे ना, शासक, पाल शासक धर्मपाल थे, उनके मतलब कि समकालीन थे। ठीक, इनकी रचना एक दोहा कोश, इसको आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, इनके बहुत सारे नाम है दोस्तों। सरहपा के कई सारे नाम, जैसे राहुल भद्र भी कहते हैं, सरोज वज्र कहते हैं, सरोरु वज्र कहते हैं, पदम कहते हैं, पदम वज्र कहते हैं, सरोज भद्र कहते हैं, मगर आपको सरहपा ही याद रखना है। चलिए ठीक है, फिर सवरपा आते हैं दोस्तों, विक्रम, देखिए ये याद रखेंगे कि सवरपा जो थे धर्मपाल के समकालीन थे तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य भी थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते भी थे सवरपा। ठीक है, चलिए उसके बाद लुइपा है दोस्तों। आपको बता देना कि जो 84 सिद्ध थे उसमें लुइपा को प्रथम स्थान प्राप्त था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखिएगा। जो लुइपा थे ना, देखिए सरहपा सबसे पहले थे, मगर दोस्तों जो 84 सिद्ध है वो सबसे ऊंचा स्थान यानी कि लुइपा का था। ठीक है, लुइपा को प्रथम स्थान दिया गया था। ठीक है, चलिए इतना याद रख लेंगे, इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, कण्हपा के बारे में ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद दोस्तों डोम्बिपा के बारे में और कुकुरिपा के बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। साथियों अगर आप इसकी ई बुक चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बनाई हो। जो ये ई बुक है ना, वो सभी एग्जाम के लिए, चाहे नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, सबके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं खुद जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड हूँ यूपी SSC के पोस्ट पर। ठीक है, तो साथियों इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा संपूर्ण। देखिए जो हम ये इतिहास पढ़ा रहे हैं ना, ये सब कुछ तो होगा। इसके अलावा आपको बता दें सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे और कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगे, रचनाएं होंगी, सब कुछ होगा दोस्तों। मात्र ये 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक, 50 रुपये में। ठीक है, कैसे, तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, हम उसी नंबर पर दोस्तों ये आपको ई बुक आपको भेज देंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये सामान्य हिंदी की आप ले सकते हैं। इसमें संपूर्ण दोस्तों ग्रामर मिल जाएगा, वर्णमाला, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मात बोधक, निपात, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, है ना, रसछंद, अलंकार, समास, संधि और पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, तत्सम, तो सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों आपको मात्र ये 50 रुपये में। ठीक है, तो जो आप चाहते हैं परचेस कर सकते हैं या फिर सभी ले सकते हैं। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे करके पेटीएम कर सकते हैं हमको, स्क्रीनशॉट भेज के ये ले सकते हैं, है ना। हमारी 4 ई बुक हैं, आपको बता दें चारों बारे में। ये आपकी 50 हम बता चुके हैं, ये भी आपकी 50 की है, ये भी बता चुके हैं। और ये दोस्तों हिंदी भाषा की है, ये आपको मात्र 25 रुपये मिलेगी। और ये है पत्र लेखन की, तो ये आपकी 25 रुपये में, यानी टोटल अगर लेते हैं 150 रुपये में आपको मिलेगी। और अगर अलग अलग लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आपको सारी प्लेलिस्ट एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। वहां जाकर के आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए, और वीडियो चाहे जूनियर असिस्टेंट या फिर पुलिस के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।